हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस्वामी इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम लोग बात करने वाले हैं आज से 8th क्लास से रिलेटेड चैप्टर फ्रिक्शन पे। और ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस पे कहा जाता है, लिखा हुआ है बुक में, आपके बुक में, कि कोई भी सॉलिड टोटली स्मूथ नहीं होता है। कितना भी स्मूथ दिख रहा हो, उस पर अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो रफनेस होता ही होता है। तो अगर कोई सॉलिड है तो उसके सरफेस पे रफनेस है। जो जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है, अगर मोशन पे बात करें, वो मूव कर रहा है किसी सरफेस पे, तो सरफेस पे भी रफनेस है और सॉलिड पे भी रफनेस है, जिसके कारण सॉलिड सरफेस और जिस सरफेस पे मूव कर रहा है उसके बीच में इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग मतलब अगर मान लीजिए ये सॉलिड है और इसका सरफेस कुछ ऐसा है, और जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है उसका भी सरफेस टोटली स्मूथ तो है नहीं। जब इसको मूव कराएंगे तो ड्यू टू रफनेस ये इसके मोशन को ओपोज करेगा, ये रोकना चाहेगा। नीचे वाला सरफेस इस बॉडी को रोकना चाहेगा। एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो रुक भी जाएगा। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी फुटबॉल को किक किए तो थोड़ा देर के बाद फ्रिक्शन तो होता ही होता है। फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होता है जब वो मूव करता है, और थोड़े देर के बाद फुटबॉल थोड़ा दूर जाके रुक जाता है। तो ये फ्रिक्शन के कारण होता है। अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो फुटबॉल बहुत दूर तक जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बस उस पर एक्ट करेगा, जिसके कारण थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा गोल हो जाएगा। तो ये होता है इंटरलॉकिंग के कारण। जनरली जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इंटरलॉकिंग के कारण ही होता है। एक और इसका रीजन है होने का, फोर्स ऑफ अधेशन। उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब इस पे डिटेल पे आएंगे। तो देखिए, फ्रिक्शन का सबसे पहला फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन वन इज मूविंग ऑन अदर। तो फोर्स, वैसा फोर्स जब एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा हो, व्हेन वन इज मूविंग ऑन अदर, द फोर्स बिटवीन, ये दोनों के बीच का फोर्स, यहाँ का, द फोर्स बिटवीन टू सरफेस, फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, व्हेन वन इज मूविंग ऑन अदर। ठीक है, तो इसके बीच का जो फोर्स होता है वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और एक चीज कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जहां जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, वही डस्टर को अगर हम लोग मूव कराएं, इस साइड से अगर मूव करा रहे हैं, चलिए इसी को अगर मूव करा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इधर लगने वाला है। क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट होगा। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग फोर्स है मोशन के लिए, मोशन को हमेशा ओपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए ये बॉडी है, ये मान लीजिए कि ये वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक को हम लोग मूव करा रहे हैं, फोर्स दिए इस डायरेक्शन में और ये मूव करने लगा। तो एक फोर्स नीचे से लगेगा ही लगेगा जो इसको रोकना चाहेगा। वुडन ब्लॉक के सरफेस और सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर मूव करा रहे हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स तीन टाइप का, फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं तो आगे डेफिनेशन लिखने में आसानी होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा अजीब है और सब समझ में आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, देखिए, अगर ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है,
तो इसका कुछ मास रहा होगा, इसका कुछ वेट है, इसको इस पर रख दिया, ठीक है। इसके बाद इधर से आप एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इतना कि ये मूव ना करे, इतना कि ये मूव ना करे। तो वो जो, और अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हम लोग जानते हैं। तो एक फोर्स हम लगा रहे हैं, बड़े से चट्टान पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पे नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मान लिए हम बाहुबली बन के उस पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते उस चट्टान पे, तो मैं भी उखड़ जाता। लेकिन तब जब हम जो उसका फोर्स है वो नीचे में जितना जकड़ा हुआ है, मतलब जितना उसका फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स लगा दे, तभी वो उखड़ के निकल जाएगा, तभी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए कि अगर हम इधर से इसको हटा दीजिए, मोशन, फ्रिक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सब समझ में आ गया। अब हमको समझाना है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। जब इस पे हम इधर से फोर्स डालें, एफ फोर्स डाल रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स को एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, चलिए एफ आर लिख दिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर है, एफ फोर्स है, तो तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा जब तक हम ये वाला जो फोर्स है वो एफ आर से बड़ा ना हो जाए, क्योंकि वो जकड़ा हुआ है भाई। ऐसे ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स लगाए जा रहे हो, अगर भारी है तो ये नहीं मूव करेगा क्योंकि नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। वही चीज अगर बड़ा सा कोई मोटा सा इंसान है, उसको सरफेस पे तेल डाल दीजिए और बैठा दीजिए, मस्त मूव करेगा वो। खींचिए इधर उधर, वो मूव करेगा क्योंकि उसके नीचे जो बेस है और जो सरफेस है उसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स हटा दिए हैं ऑयल डाल के। तो उसको हाथ पकड़ के खींचिए, मस्त इधर उधर मूव करेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स हटा दिया। तो इससे ये पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, कि कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है। मतलब यहाँ पे अगर इस पे बात करें तो जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। इसी के कारण क्या होता है कि अपना जो रेंजर साइकिल होता है, तो वो मोटा चक्का वाला जो साइकिल होता है रेंजर का, तो वो कम स्पीड जाता है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जो उसका व्हील है और सरफेस ऑफ अर्थ है उसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है। वहीं पतला चक्का वाला जो होता है वो मस्त भागता है। तो इससे ये पता चलता है कि जितना कम एरिया रखिएगा उतना ही फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा तो स्पीड जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, एक चीज़ याद रखिए कि ये बड़े ऑब्जेक्ट के लिए होता है। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर मान लिया हम इस पीछे वाले वॉल पे अगर हम फोर्स डाल रहे हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स तो नीचे लग ही रहा है। वो बात अलग है कि जितना मेरा फोर्स है उससे ज़्यादा उसका फ्रिक्शनल फोर्स है, वो उतना ज़्यादा जकड़ा हुआ है, तो जिसके कारण हम उसको ढकेल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा जो फोर्स लगता है, ऐसा जो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे जो लगता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक में ही रखता है, स्टैटिक मतलब रेस्ट में ही रखता है, तो वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जैसे डेफिनेशन पे बात करें तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डजंट मूव, देन द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली अगर मान लिए बड़ा सा चट्टान है, उस पर हम कितना भी फोर्स डाल दें वो अपना जगह चेंज नहीं करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम फोर्स डाल रहे हैं तो ऑपोजिट साइड से कोई फोर्स नहीं है। ऑपोजिट साइड से फोर्स नहीं होता तो फिर ढकेल के उसको वहाँ से हटाया जा सकता था, लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स उसको नीचे पे जकड़ा हुआ है,
इसी के कारण हम जितना फोर्स डाल रहे हैं वो मेरा जो फोर्स है वो उस फोर्स से कम है, इसीलिए मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उससे कम है मेरा फोर्स, इसीलिए वो अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है। मतलब अगर ऐसा कुछ है, ओके, तो ये हम फोर्स डाल रहे हैं वो है, और ये मान लिया फ्रिक्शनल फोर्स है जो स्टैटिक फ्रिक्शन पे है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि Fr जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा मेरे फोर्स से, इसी के कारण ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो अपना जगह बरकरार रखेगा। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and object doesn't move or object doesn't change its place, then the force between body and surface is called static friction। ठीक है, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो मूव नहीं करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा आप फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए वो मूव कर रहा है। अगर आप उससे कम फोर्स लगाएंगे, अगर बड़ा सा कुछ लकड़ी ही मान लीजिए, बड़ा सा लकड़ी है, उस पर आप फोर्स लगाए जा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब है कि नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको जकड़ा हुआ है वो आपके अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसा फोर्स जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाए अप्लाइड फोर्स से और ऑब्जेक्ट डजंट मूव और ऑब्जेक्ट मूव ना करे, तो वैसा फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अब देखिए सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब, इससे पहले एक सरफेस का नाम याद रखिएगा जो अपना स्कूल में है, स्लाइडर, जिसमें बच्चा लोग खेलता है। वैसा जो सरफेस होता है, मतलब कोई सरफेस जो किसी एंगल के साथ सरफेस ऑफ अर्थ पे लगा हुआ है, तो ऐसा जो सरफेस होता है इसको बोला जाता है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से किसी एंगल पे झुका हुआ प्लेन। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, द फोर्स बिटवीन बॉडी एंड सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स बिटवीन बोले तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अनदर डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन अदर, वन बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन अदर सरफेस या फिर बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस, देन द फोर्स बिटवीन बॉडी एंड सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन मतलब अगर कोई वन बॉडी इज रोलिंग ऑन अदर, अगर इसी मार्कर का बात करें या फिर बताएंगे, तो अगर एक बॉडी, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन one is rolling on other, then the force between these two is called rolling frictional force। या फिर इसका सिंपल एग्जांपल है जो अपना मोटर बाइक होता है या फिर कार, उसका जो व्हील्स होता है वो जब ग्राउंड पे या फिर रोड पे चल रहा है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन उस पे लगता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर जैसे टायर पे बात करें तो टायर में ग्रिप होता है, जो कभी कभी पुराना टायर जब हो जाता है गाड़ी का तो वो ग्रिप घिस जाता है, जिसके कारण बरसात में अपना बाइक चलाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो स्लिप करते रहता है। तो टायर पे वो जो डिज़ाइन बना हुआ होता है हमारे का अलग डिज़ाइन, तो वैसा वैसा वो डिज़ाइन नहीं होता है, वो ग्रिप होता है, जिसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी भी है, मतलब एडवांटेज भी है फ्रिक्शनल फोर्स का और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज में ये है कि बहुत सारा एडवांटेज है, बताएंगे हम लोग, बात करेंगे। पहला एडवांटेज याद रखिए कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा अपना व्हील्स पे तो वो स्लाइड करेगा बहुत ज़्यादा और एक्सीडेंट का चांस बहुत है। डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज ये है
कि अगर कोई मशीन है, मान लिए बाइक का इंजन का ही बात कर ले, तो मशीन है अगर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, पिस्टन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो मशीन ज़्यादा वर्क करता। थोड़ा सा उस पर पेट्रोल डालो और बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, या फिर ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो किसी बच्चा को हम बैठा देते साइकिल पे और ढकेल देते, स्कूल तक पहुंच जाता वो आराम से। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए थोड़ा दूर जाके रुक जाता है, फिर से जाके धक्का मारना पड़ता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये डिसएडवांटेज है कि ये रिड्यूस कर देता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन को, मतलब वो जितना एफिशिएंसी है मशीन का उसको रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सब कुछ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।